नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शुरुआत करते हैं खबरों का। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना और खतौली में आयोजित भाजपा की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा रालोद गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि भाजपा के शासन में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि पिछले 5 साल से हर तीर्थ स्थल का विकास कर रहे हैं। शुक तीर्थ के विकास के लिए त्रेता युग की याद को ताजा करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी और रालोद के लोग तो कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के बड़े किसान नेता थे और हमेशा किसान के हितों की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह रमाला चीनी मिल का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण चाहते थे, लेकिन सपा बसपा और रालोद ने कुछ नहीं किया। हमने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए रमाला मिल का आधुनिकीकरण किया है। इनको बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने यही तो कहा। 4.5 सालों तक ये लोग अपने बिलों में घुसे रहे और जैसे चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव से बिलों से रेंगते हुए बाहर आकर के फिर से फुफकारने लग गए हैं कि सरकार बने कुछ देख लेंगे। और मैंने तो यही कहा था, भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था। मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है, तो गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने आज सहारनपुर में आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय पर ऐसा था जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम नहीं पहुंच पाया था। तब उस समय उपचुनाव में कैराना से किसी ने भेजा था, लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर भेजा था। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी गर्मी की नहीं, भर्ती की बात करें। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। भगवान हमारे सबके हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हर धर्म के लोग अपने भगवान को मानते हैं। मैं क्यों बताऊं कौन से भगवान को मानता हूं? मैं क्यों बताऊं कि मेरे घर में हमारी पत्नी किस भगवान का व्रत रखती है? क्या बीजेपी वाले बताएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी ये बात बताएंगे? अब उनके लिए कौन व्रत रखेगा? 700 किसान की शहीद हुए। 700 किसान। बीजेपी बताए कि जिस समय 3 काले कानून लाए थे तो किसानों के हक में क्या क्या था। जब 3 कानून वापस ले लिए तो अब क्या किसानों के हक में है? ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने लगे और उन्हीं कारखानों की वजह से आज उत्तर प्रदेश को 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे बिजली मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूं बाबा मुख्यमंत्री से कि 12 से लेकर के 17 तक तो लगे कारखाने, 17 से लेकर के 22 तक इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 24 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। विश्वासनाथगंज से सौरभ सिंह और सपा प्रत्याशी रानीगंज से आरके वर्मा को मैदान पर उतारा गया है। वहीं फाफा मऊ से अंसार अहमद को टिकट दी गई है। मेहनौन से नंदिता शुक्ला, तरबगंज से राम भजन चौबे को मैदान पर उतारा गया है। वहीं मनकापुर से रमेश चंद्र गौतम और गौरा से संजय कुमार को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो 24 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं लखनऊ से। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तौकीर, 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान फिर से समाजवादी पार्टी ने किया है। बात की जाए इन 24 नामों को हम किस तरीके से और किस नजरिए से देख सकते हैं? देखिए, आज की जो लिस्ट है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गोरखपुर का नाम शामिल है। गोरखपुर शहर से सभावती शुक्ला को उतारा गया है। खास बात है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ेंगी। सभावती शुक्ला उपेन्द्र शुक्ला की पत्नी है जिनकी मौत हो गई थी और उपेन्द्र शुक्ला बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता गिने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अब बाद में उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और उनको आज टिकट भी किया गया है। जाहिर तौर पर अब अगले चुनाव होने वाले हैं 304 चरण के, उसमें जो प्रत्याशी होंगी सभावती शुक्ला, इनके लिए अखिलेश यादव वोट मांगेंगे और सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नाम है, मुबारकपुर से जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं वहां के अखिलेश यादव, उनको उतारा गया है।
बलिया की सीट काफी जद्दोजहद भरी थी, काफी चर्चा हुई। फिलहाल नारद राय को उसमें उतारा गया। नारद राय अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जनता से वोट मांगेंगे। जौनपुर, जहां से जिसको काफी दिनों से जो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जौनपुर में समाजवादी पार्टी किस पर मोहर लगाएगी, तो फिलहाल सुषमा पटेल को वहां से उतार दिया गया है। वाराणसी जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, वहां से दक्षिणी सीट से किशन दीक्षित और सेवापुरी से सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण सीटें हैं जो आज इसमें शामिल हैं। फिलहाल अभी कई और पूर्वांचल की सीटें बाकी हैं जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि कुछ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा आपने की है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 24 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो विपक्षी दल अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, वो ताकतवर प्रत्याशियों को मैदान पर ला रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारकों की पूरी तरीके से और पूरी ताकत पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में झोंकना चालू कर दिए हैं। जनसभा जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाहजहांपुर के कटरा पहुंचे और उन्होंने कटरा विधायक और भाजपा प्रत्याशी वीर विक्रम सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से खन्ना जी राजनीति में आए तब से मेरे करीबी मित्र हैं। खन्ना जी राजनीति में एक संत की भूमिका निभा रहे हैं, पूरे विश्व में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। जितिन कांग्रेस में रहे लेकिन उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। ऐसे कांग्रेस के इकलौते नेता हैं। जब जब कटरा आए हैं सभी ने मेरी झोली भर दी है। कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़कर भीड़ भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचती है। लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा दान होता है। इस बार हम उत्तर प्रदेश का भाग लिखने जा रहे हैं। इस तरीके की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम भरोसा नहीं टूटने देंगे। विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने। मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे 1951 में हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय घोषणा पत्र जब जारी किया था 1951 आजादी मिलने के 4 साल बाद, तो उस समय अपने घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अंदर राज्य है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने करके देखा। यूपी के आगरा जिले के फतेहाबाद में एक दिव्यांग मतदाता ने आरोप लगाया कि पोलिंग पार्टी ने उसका वोट अपने आप डाल दिया है, जिसके बाद वहां ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। जिसकी सूचना पाकर अधिकारी गांव पहुंचे और इस वायरल वीडियो में एसडीएम को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि एक वोट से कुछ भी नहीं होता। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक आयु बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक पत्र की व्यवस्था की है। ये प्रक्रिया रविवार से शुरू हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का गंभीर आरोप लगा है। चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे। तो सपा गठबंधन के सभी समर्थक और कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें। तो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और आरएलडी के लोगों से भी अपील की है कि आप लोग निगरानी रखें, क्योंकि कहीं न कहीं लापरवाही है। चुनाव आयोग को कहा है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए राज्य में हलचल तेज हो गई। पहले चरण के चुनाव में महज 3 दिन ही अब बाकी है और ऐसे में अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करने जा रही। तो 8 फरवरी यानी कि कल बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर देगी। माना यह भी जा रहा कि यूपी के लिए 8 फरवरी को जारी होने वाले घोषणा पत्र में सियासी विजय के लिए बीजेपी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी में बिजली को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा होगी और सपा के 300 यूनिट फ्री बिजली का जवाब भी बीजेपी देगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुक्त देने का वादा किया था।
मेरठ में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सजा देगी। वोट मांगने वाले नेताओं, विधायकों और सांसदों से सवाल करें। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए उनसे 5 मिनट का मौन रखवाया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम में हिंदू मुस्लिम मैच खेलने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा कि ये लोग दिखते तो पुजारी जैसे हैं, लेकिन बलि देने वाले पुजारी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि काफी दिन से एक बिरादरी के लोगों को टारगेट किया जा रहा। राकेश टिकैत ने जब उनसे सवाल किया गया कि अगर जनता बीजेपी को वोट नहीं दे तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को वोट दे, तो उन्होंने कहा कि किसे वोट देना है ये बताना हमारा काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। वो विकास की बात करे, जो उन्हें काम करे वो काम गिनवावे। एक आधा काम मुख्यमंत्री रहे तो वे भी कर देते हैं, तो अपनी बात कहे वे। ये तो वैसी भाषा है जो चलते फिरते लोग करते हैं, उनकी भाषा ये शोभा नहीं देती। संत आदमी भी है, कहीं की भाषा पर लग रहे, ये उनके खिलाफ कोई दूसरा कहे, अपने जो उन्होंने विकास करे उनको गिनवावे। पूरे देश के नौजवानों को मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना, और ये जो पर्चा है इसको लेके गांव तक आप इसको जाओ, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो। वे आपके बीच में आए तो उनसे सवाल जवाब करो, अपनी भाषा में करो। तो यही हमने पूरे उत्तर प्रदेश में इसी मिशन के साथ में हम लोग जा रहे हैं, और लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पर्चे से पहले लोग नहीं लग रहे। आपने पूरा उसका रिजल्ट देखा कि उनके MP MLA जब गांव में आते हैं तो लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं। एक आंदोलन से बड़ी चीज हुई है। तो यूपी विधानसभा चुनाव बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि चुनाव में अब ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही हैं। ममता बनर्जी आज लखनऊ आ रही हैं और यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी, और कल यानी कि 8 फरवरी को अखिलेश के समर्थन में वर्चुअल रैली भी करेंगी। आपको बता दें कि अखिलेश भले ही बंगाल चुनाव में दीदी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने खुला समर्थन दिया था। अब उसी कर्ज की वापसी ममता बनर्जी लखनऊ दौरे में करने जा रही है, जिसका ऐलान कल रैली और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। आपको बता दें कि खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। अब तक एसपी को क्षेत्रीय दलों के साथ साथ एनसीपी, आरजेडी समर्थन दे चुके हैं, और अब टीएमसी का साथ मिलने की उम्मीद भी समाजवादी पार्टी को है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि टीएमसी का यूपी में जनाधार नहीं है। लेकिन ममता का समर्थन अखिलेश की ताकत और भी बढ़ा सकता है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि 2022 में आगे बढ़कर ममता का 2024 का प्लान है, जिसमें वो अपने पीएम पद की दावेदारी के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिला रही। ममता बनर्जी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का मोर्चा बनाना चाहती हैं। यूपी में अखिलेश इसमें अहम कड़ी भी साबित हो सकती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 11वीं लिस्ट आज जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 7 और उम्मीदवार को फाइनल किया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने अब तक कुल 79 प्रत्याशियों को फाइनल कर दिया है। रविवार को जारी हुए 11वीं लिस्ट के अनुसार ओवैसी की पार्टी ने प्रयागराज की इलाहाबाद दक्षिण सीट से मोहम्मद फरहान, बाराबंकी की दरियाबाद सीट से मुबरशिद अहमद और बाराबंकी की जैतपुर सीट से आकाश कुमार दीवान, प्रतापगढ़ से इसरार अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। अमेठी विधानसभा 184 जगदीशपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासी ने आज गौरीगंज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं हमारे सहयोगी विनोद कुमार दुबे ने सुरेश पासी से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि इस बार फिर कमल फूल खिलेगा। सुनिए और क्या कुछ कहा है पासी ने। इसका चुनावी बिगुल बच चुका है और आज हमारे साथ सुरेश पासी राजमंत्री जुड़ चुके हैं और दोबारा उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस मुद्दे पर जाएंगे? किस मुद्दे पर जा रहे हैं? जनता के बीच में हम विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। 2017 से 22 तक वहाँ पर बहुत विकास हुआ है। शेष जो अभी बचे हुए काम है वो इन 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। क्या लगता है आपकी लड़ाई इस बार किससे होगी, जो कि लड़ाई हो रही है? देखिए, पिछली बार जो है 2 पार्टियां मिलकर लड़ी थी,
और इस बार तो अलग अलग लड़ रही हैं। इस बार सारी पार्टियां बहुत पीछे रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल वहां खिलेगा। जगदीशपुर सीट के लिए सपा ने जो है प्रत्याशी बदल दिया है, विनय सहज लाया आपके कार्ड में, तो उसमें आप क्या देखते हैं? इसीलिए वो प्रत्याशी बदल रहे हैं ना, उनको पता है कि वहां पर वो हारने वाले हैं और कमल का फूल खिलने वाला है। वहीं अमेठी विधानसभा 186 से बसपा प्रत्याशी रागिनी तिवारी ने आज गौरीगंज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे ने बसपा प्रत्याशी रागिनी तिवारी से खास बातचीत की है। विधानसभा अमेठी से जो है विधानसभा से चुनावी बच चुका है, जो कि बसपा प्रत्याशी रागिनी तिवारी आज हमारे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार जो है प्रत्याशी बनी है बसपा की और जनता के बीच जा रही है, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? रागिनी जी, आप बसपा की प्रत्याशी हैं, जनता के साथ जा रही हैं, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, क्या लग रहा है आप चुनाव? मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मैं आप सभी जानते हैं कि आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि आशीर्वाद जो है वो मौत का रुख भी बदल देता है। तो बस मैं यही जानती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है कि बस मैं अपने आशीर्वाद से ही अपने को संतुष्ट हूँ। 186 विधानसभा में आपकी जो है डॉक्टर संजय सिंह मैदान में आ गए, क्या मुझे नहीं देखना है, वो देखे, क्योंकि भाजपा ने अभी तक मैं लगभग 1.5 महीने से टिकट लेके और मैं अपने क्षेत्र में चल रही हूँ, तो भाजपा तो सोच ही नहीं पा रही थी कि किसको दूं किसको ना दूं। तो आज वो आए हैं, वो सोचे कि उन्हें क्या करना है, मैं तो अपना काम करती चली जा रही हूँ। आपकी अमेठी के लिए आपके क्या मुद्दे होंगे? मेरी अमेठी की जनता से यही कहना है, चूंकि मैं जा रही हूँ तो महिलाएं सभी का यही समस्या है, गाय गोरू हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, तो मैं सबको यही आश्वासन दे रही हूँ कि चिंता ना करो। जैसे आपने 5 साल अपने आप को इतना दिन संभाला, तो बस 1.5 महीने की और बात है। 10 मार्च के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि बहन जी का शासन प्रशासन वापस आ रहा है। हमारी जनता टीवी के माध्यम से आप अमेठी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी अमेठी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कम से कम वो जागे तो, और उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने जो ये दो बार जो सत्ता आई थी उसमें वो अपने आप वो समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या गलती की है। अब की बार वो अपनी गलती को सुधारते हुए और हमारे ऊपर उनका सारा आशीर्वाद। क्या लगता है आपकी लड़ाई टिकोड़िया है या कि किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, लोगों की लड़ाई मुझसे है, क्योंकि मैं सबसे पहले बहन जी ने मुझे अपना सिपाही बना कर भेजा है और तब से इस अमेठी में खलबली मची हुई है। जैसा कि आप पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, तो मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे जीतना है। आपकी बसपा प्रत्याशी रागिनी तिवारी जो कि हमारे साथ जो है खास बातचीत की है। अमेठी से जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र को कल जारी करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 2 हफ्तों से बीजेपी अपने संकल्प पत्र को बनाने का काम कर रही थी। दरअसल जनता से मिले 78,000 सुझावों के आधार पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को तैयार किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनता के समक्ष कल रखेंगे। देखिए, बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, संकल्प पत्र। मूल रूप से देखिए, संकल्प पत्र तो जब आएगा, आने के पश्चात ही पता चलेगा उसमें क्या क्या चीजें हैं। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो संकल्प पत्र है वो उत्तराखंड की आवाज है, क्योंकि हमने 70 की 70 विधानसभाओं में 70 अपनी पेटिकाएं जो भेजी थी, उसमें लगभग 75,000 सुझाव आए थे। इसको स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीन करके उसी में से घोषणा पत्र बनाया है। तो निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र होगा उसमें उत्तराखंड की आने वाले 5 सालों में क्या उत्तराखंड कहाँ बढ़ना चाहिए, किस तरह से प्रगति के पथ पर आगे रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब विषयों पर उसमें विषय होंगे।